अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैथोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहला चैप्टर है सेल इंजरी, सेल डेथ एंड एडेप्टेशन। जो पैथोलॉजी है ना, स्पेशली जनरल पैथोलॉजी और कुछ हद तक माइक्रो भी, इसको पढ़ने का एक ट्रिक है। आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करनी होती हैं और बाकी सारा स्किप करना होता है। एमसीक्यूज़ भी हाईलाइट कर लेनी होती हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि मैं सारा ही जो है ना, जो इम्पोर्टेंट स्टफ़ है वो सारा हाईलाइट कर लूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे पढ़ने में। और लेक्चर के एंड पे आप इंशाल्लाह आराम से जो है ना, आपको आधा तो याद हो ही जाएगा, फिर आप रीड देंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो हाइलाइटेड मटेरियल मैंने किया हुआ है आप वही अपनी बुक पे हाईलाइट कर लें तो आपका कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। एमसीक्यूज़ भी हाईलाइट किए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने वो बुक के ऊपर लिखे हुए भी हैं और हाईलाइट भी किए हुए हैं। एंड लेक्चर के एंड पे मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। आप उनका प्रिंट निकलवा के भी आप अपनी जो है ना बुक पे हाईलाइट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो पैथोलॉजी इज एसोसिएटेड विद कॉजेज ऑफ द डिजीज़। पैथोलॉजी हम सब जानते हैं कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। पैथोलॉजी में बेसिकली एक इटियोलॉजी ऑफ द डिजीज़ होती है और दूसरी पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज़ होती है। इटियोलॉजी ऑफ द डिजीज़ होती है कि इस डिज़ीज़ के कॉजेज़ क्या हैं और कोई फैक्टर्स क्या हैं जो उस डिज़ीज़ को कॉज कर रहे हैं, उसकी वजह बन रहे हैं। और ये पैथोजेनेसिस क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ द डिज़ीज़। कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन हमारा टॉपिक है स्टार्ट हो रहा है कॉजेज ऑफ द सेल इंजरी से। अब सेल इंजर होगा, सेल की डेथ होगी, तभी कोई डिसीज़ हो सकती है ना। तो कॉजेज ऑफ सेल इंजरी में कुछ कॉजेज बताई हुई हैं, उनमें सबसे पहले आपने हाइपोक्सिया लिखी है। अगर आपने आगे पीछे कर दी तो आपको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि हाइपोक्सिया जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। हाइपोक्सिया बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्यों होती है? मोस्टली ब्लड सप्लाई की, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसा होता है कि ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से होता है। किसी भी वजह से कोई आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन होगी या कोई भी रीज़न होगी जिसकी वजह से जो है ना ब्लड सप्लाई कम जा रही है टिश्यूज़ को, तब जो है ना हाइपोक्सिया होगा। न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी सेल के अंदर और जो है ना उसमें एक्सेसिव मेटाबोलाइट्स जो सेल के बन रहे होंगे वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कॉजेज़ भी हो सकती हैं डिक्रीज़ड ऑक्सीजनेशन की, जिसमें डिक्रीज़ड ऑक्सीजन सप्लाई की, तो उसमें इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। ऐसा हो कि लंग में कोई मसला चल रहा हो जिसकी वजह से ब्लड की ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, या फिर जो है ना ब्लड कैरी नहीं कर पा रहा ऑक्सीजन, ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई, जैसे एनीमिया वगैरह के केसेस में होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केसेस में होता है। एचबी जो है ना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती। दूसरे नंबर पे है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स में पॉल्यूटेंट्स आ गए, इंसेक्टिसाइड, एस्बेस्टोस, जितने भी इन्वायरमेंटल केमिकल्स है तकरीबन सभी आते हैं इसमें, स्मोक, इथेनॉल, ड्रग्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा टॉक्सिन्स नॉर्मली हमारे जो बॉडी में सब्सटेंस होते हैं लाइक ग्लूकोज, सॉल्ट एंड वाटर, ये इनको भी अगर एक्सेस अमाउंट मिले तो ये भी टॉक्सिक हो सकते हैं। इसके बाद इन्फेक्शस एजेंट्स हैं, किसी भी माइक्रोब का इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन वगैरह का इन्फेक्शन जो है ना इन सेल इंजरी को कॉज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस हैं। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस नॉर्मली तो सही होते हैं, टिश्यू इंजरी कॉज नहीं करते, लेकिन अगर ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाए सेल के ऑन टिश्यूज़ के अगेंस्ट जो है ना, तब जो है ना ये इंजरी कॉज करते हैं। इसके बाद जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं, किसी जो है ना किसी एसेंशियल प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से सेल डाई कर जाएगा, सेल अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इस तरह अगर डीएनए की डैमेज हो गया तो वो जो है ना डीएनए डैमेज हो गया तो सेल एपोप्टोज कर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस हैं। न्यूट्रिशन इम्बैलेंस में प्रोटीन कैलोरी इनसफिशिएंसी है, ठीक है। इनसफिशिएंसी भी हो सकती है, माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है तो तब भी इंजरी होगी, और अगर एक्सेसिव इंटेक कर रहा है तब भी जो है ना सेल इंजरी होगी, ठीक है, जैसे ओबेसिटी वगैरह में होता है। इसके बाद लास्ट पे है एजिंग। एजिंग नॉर्मली जब सेल सेनिसेंट हो जाता है, सेल सेनिसेंट की स्टेज पहुंचती है तो सेल जो है ना खुद को मार देता है, वो एपोप्टोज कर जाता है, डाई कर जाता है, ठीक है। अब जो है याद कैसे रखना है आप लोगों ने, इसको याद रखने के लिए आप जो है ना ITI याद रख लें, ठीक है। सबसे पहले आपने ये लिखना, पहले नंबर है एक इस्कीमिया, दूसरे नंबर पे टॉक्सिन्स, तीसरे नंबर पे जो है ना इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस और इन्फेक्शंस, उसके बाद फिर आ जाती है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ और एजिंग, न्यूट्रिशन इम्बैलेंसेस, ठीक है। अब इसके बाद जो है सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन द सेल इंजरी एंड सेल डेथ, ये पढ़ने से पहले आपको जो है ना मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि जो है ना कैसे हो रही है। अगर आप मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं तो आपके जो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ये आराम से हो जाने हैं। ये है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी एंड सेल डेथ। तो जो सेल इंजरी है वो डिपेंड करती है, ये जो पेज है इतना इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला नहीं है, सिर्फ ये जो लाइंस हैं, जो हाईलाइटेड लाइंस हैं, इनको आप एक नज़र देख लें, बाकी और उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल का जो रिस्पॉन्स होता है तो इंजरी स्टिमुलस, कोई भी इंजरी स्टिमुलस आ रहा है, कोई इन्फेक्शन है, कोई टॉक्सिन्स है, कोई इस्कीमिया, अगर कुछ भी इंजरी स्टिमुलस है तो वो सेल का रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जो है ना डिपेंड करता है
इंजरी कितनी, इंजरी कौन सी टाइप की थी, सवेयर थी या जो है ना लेस सवेयर थी, या उसका ड्यूरेशन कितना था, ज़्यादा देर तक रही है कम देर तक। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करते हैं टाइप के ऊपर, टाइप कौन सी है, कौन सा सेल है, क्या सेल बर्दाश्त कर सकता है या नहीं, उसका स्टेटस कैसा है, न्यूट्रिशनली कैसा है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है या उसकी न्यूट्रिशन जो है ना अच्छी है। इसके अलावा अडेप्टेबिलिटी किस हद तक अडाप्ट कर सकता है या बिल्कुल ही अडाप्ट नहीं कर सकता, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंजर्ड सेल, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ने बताया स्केलेटल मसल है, जो स्केलेटल मसल जो है ना हमारे 2 to 3 आवर्स तक जो है ना इस्कीमिया को बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि जो हार्ट मसल्स है विद इन 30 मिनट्स 20-30 मिनट्स ऑफ इस्कीमिया जो है ना डाई कर जाते हैं। इसी तरह न्यूट्रिशनली देखें तो जो ग्लाइकोजन रिप्लीट हिपैटोसाइट्स हैं, वो हिपैटोसाइट्स जिनमें ग्लाइकोजन के सोर्स ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा भी जो है ना बर्दाश्त कर सकेंगे, ग्लाइकोजन को तोड़ के जो है ना ग्लूकोज बनाएंगे और ज़्यादा जो है ना इस्कीमिया को बर्दाश्त कर सकेंगे। और जो जिनके पास ग्लाइकोजन की डिप्लीशन है उनमें इतना नहीं हो सकेगा, ठीक है, वो खुद को इंजरी से नहीं बचा सकेंगे। इसी तरह जो है ना जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ में है कि जो ना जो लीवर के एंजाइम होते हैं साइटोक्रोम P450, इसमें डिफरेंट लोगों में डिफरेंट जो है ना जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है और जो है ना डिफरेंट पीपल डिफरेंट टॉक्सिन्स को डिफरेंटली जो है ना वो कैटाबोलाइज करते हैं डिफरेंट रेट्स पे। कुछ जल्दी कैटाबोलाइज कर देते हैं तो इफेक्ट कम हो जाते हैं, कुछ जो है ना लेट कैटाबोलाइज करते हैं तो इफेक्ट उन टॉक्सिन्स का ज़्यादा होता है। इसी तरह तीसरा है सेल इंजरी रिजल्ट्स फ्रॉम फंक्शनल एंड बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़। दो तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फंक्शन उसका ख़त्म होता है, दूसरी बायोकेमिकल उसकी जो है ना स्ट्रक्चर वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। इन अ नंबर ऑफ एसेंशियल सेलुलर कंपोनेंट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आएगी, हम आगे पढ़ेंगे, और ऑर्गेनेलीज भी आएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब इस पेज में इस पूरे पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इतना हमने याद रखना है कि अगर डीएनए डैमेज हो और प्रोटीन डैमेज हो, किसी भी जगह पे लिखा होगा कि डीएनए प्रोटीन डैमेज हो तो उसकी वजह से ये तो कंफर्म है कि सेल जो है ना एपोप्टोसिस के ज़रिए डाई करेगा। इसके अलावा टॉक्सिन्स हैं, ये इस्कीमिया है या फिर कुछ और इन्फेक्शंस वगैरह हैं, तो वो अगर होते हैं ना तो फिर सेल नेक्रोसिस के ज़रिए जो है ना डाई करता है। लेकिन अगर जो है ना डीएनए डैमेज और प्रोटीन डैमेज तो फिर आपने एपोप्टोसिस ही लगाना है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं। हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया से स्टार्ट करते हैं। पहले जो है ना मेन बात जो है ना हाइपोक्सिया की वजह से सेल डेथ होती है। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो सेल डेथ क्यों हो जाती है? सेल डेथ इस वजह से होती है क्योंकि जो एनर्जी डिपेंडेंट मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो रुक जाते हैं और जो है ना सेल नेक्रोसिस के ज़रिए डाई कर जाता है। अब हम वो मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि कैसा होता है, ठीक है। तो जो हाइपोक्सिया या इस्कीमिया की वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो दो तरह से हो सकती है, या तो माइल्ड इस्कीमिया माइल्ड हाइपोक्सिया है, या फिर जो है ना सीवियर हाइपोक्सिया है, ठीक है। अब अगर है माइल्ड हाइपोक्सिया तो सेल के अंदर जो है ना यहाँ से आपने पढ़ना है, ठीक है। टिक लगा देती हूँ। तो सेल में हाइपोक्सिया चल रहा है तो उसमें सेल जो है ना खुद को अडाप्ट करने की कोशिश करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाएगा। उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 HIF1 फैमिली। ये HIF1 फैमिली का क्या काम होता है? इसमें दो काम करने होते हैं। एक तो ये है कि वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है ना कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि सेल की न्यू वेसल्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं, तो उनको ये बनाता है वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जिसकी वजह से न्यू वेसल्स बनती है और ना ब्लड सप्लाई जो है ना रिस्टोर कराने की कोशिश करता है। और दूसरा ये होता है जो कि सेल का मेटाबॉलिज्म ख़त्म हुआ पड़ा है, ऑक्सीजन ही नहीं है। हमें पता है कि ऑक्सीजन हमें चाहिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से जो है ना ATP बन रहा है। इसी तरह एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में हमें चाहिए ऑक्सीजन, तो ये सारे काम रुके पड़े हैं। इस वजह से जो है ना सेल अडेप्टिव चेंजेस करेगा, वो एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए जो है ATP प्रोड्यूस कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो है ना इस इफ़ेक्ट को ये जो हाइपोक्सिया है, जैसे लीवर हो गया या स्ट्राइटेड मसल्स हो गए, ये हाइपोक्सिया को ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि लीवर में ही जो है ना ग्लाइकोजन के स्टोर्स जो है ना पड़े होते हैं, तो ये जो है ना ज़्यादा वो करते हैं बनिस्बत ब्रेन के, क्योंकि ब्रेन में ग्लाइकोजन की कमी होती है, उसमें इतने ज़्यादा स्टोर्स नहीं होते। ब्रेन जो है ना जल्दी हाइपोक्सिया के लिए वल्नरेबल है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये हाईलाइटेड मटेरियल आपने पढ़ लेना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो बात लिखी हुई है ये न्यूप्लेजिया कैली चैप्टर से रिलेटेड है, तो तभी हो जाएगी। इसके बाद है माइल्ड हाइपोक्सिया के बाद परसिस्टेंट हाइपोक्सिया है। परसिस्टेंट हाइपोक्सिया में क्या होगा कि जो ना ATP जनरेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और जो है ना सेल में ATP की कमी हो जाएगी। जहाँ पे हमने एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए जो है ना कुछ हद तक ATP बनाने की कोशिश की थी, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर के ज़रिए हमने न्यू वेसल्स की ग्रोथ कराने की कोशिश की थी, यहाँ पे जो है ना कम्प्लीटली